हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नया रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बर्ज़र्क मांगा को, जो कि काफी जबरदस्त है और मैंने इसे हाल ही में रीड करा है, जिसके मैंने 13 वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं को कवर करूंगा। उसके अलावा बाकी के पार्ट्स होंगे, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मुझे बर्ज़र्क कैसी लगी। जैसा कि हमें पता है, बर्ज़र्क में करीब 40 वॉल्यूम्स हैं, 40 की 41, और गिने चुने कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं। क्योंकि हमें पता ही है कि एंडिंग से पहले ही राइटर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से काफी दुखद हुआ था बजर्क के फैंस के साथ, क्योंकि इन्हें एंडिंग का क्लोजर मिला नहीं। तो अब बाकी की बची हुई एंडिंग जो है वो उनके पार्टनर लिखेंगे। मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अजीब है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे रीड करना आता ही नहीं था मांगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये मेरी सब में पहली मांगा थी जो मैंने पढ़ी है। इससे पहले मैंने कोई भी मांगा नहीं पढ़ी थी, तो मुझे उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं पता था। तो उसके लिए मैंने पहले यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे 2-3, तो मैंने 1-2 वॉल्यूम्स तक तो रीड करा था। उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था इसे। लेकिन फिर जब मैंने काफी टाइम बाद जब वन पीस सब देख लिया, तो उसके बाद इसे दोबारा शुरू करा अभी हाल ही में, एक हफ्ता पहले लगभग। तब मैंने इसे आइडिया तो मुझे हो गया था कि मांगा रीड कैसे करी जाती है, तो इस बार मुझे ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इसे दोबारा शुरू से शुरू करा, क्योंकि शुरू में ही हमें पता है बजट में काफी ज्यादा एक्शन दिखाया जाता है, काफी ज्यादा ब्रूटल चीजें। क्योंकि काफी मिस्टीरियस वर्ल्ड था, जहाँ गॉड हैंड वाला कॉन्सेप्ट है, उसके गर्दन पे कुछ थप्पा सा लगा हुआ था, जो कि कर्सिस को उसकी तरफ बुलावा दे रहा था। पहले 2 वॉल्यूम्स तक तो स्टोरी जो है वो फ्यूचर में चल रही थी, जो कि हमें दिखाया जाता है। जो भी ब्रूटैलिटी वगैरह थी, डिफरेंट क्रिएचर्स थे, या फिर एक एल्फी है, जो कि जो भी चीजें थी पहले की 2 वॉल्यूम्स में, मुझे हमें फ्यूचर की दिखाई जाती थी। इसीलिए मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड करी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने ड्रॉप कर दी थी। क्योंकि तीसरे वॉल्यूम के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि काफी ज्यादा ही कह सकते हो सीरियस थी। मैंने अभी तक जितनी भी कैरेक्टर्स की स्टोरीज देखी है, चाहे पढ़ी पढ़ी तो है नहीं, मैंने ज्यादा चीजें देखी है, तो उस हिसाब से इस कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी थी काफी ज्यादा दुखद थी। बहुत ज्यादा सैड थी। इतनी डिस्गस्टिंग हो गई थी इसकी स्टोरी की मैं क्या ही बोलूं। इससे ज्यादा बुरा मैंने किसी मेन कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखा नहीं है। बचपन में ही इसे गोद लिया जाता है एक ऐसी फैमिली से। जब ये पैदा हुआ था, तो इसकी माँ मर चुकी थी, और इसकी बॉडी का अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसकी माँ से जुड़ा हुआ था, जिसकी बॉडी सड़ रही थी। तो इसे जो लोग गोद ले लेते हैं, बाद में जो इसकी गोद लेने वाली माँ थी, वो भी कुछ दिनों बाद मर जाती है, जब ये 5-6 साल का होता है। और इसका जो सौतेला बाप होता है, वो इसे पालता पोसता है एक तरह से। पालता पोसता क्या है, मोर ऑफ टॉर्चर ही करता है, और इसे सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स के लिए बेच देता है एक राक्षस को, एक सुअर को, जो कि इसे बचपन में पूरी तरह फिजिकली असॉल्ट करता है। और सिर्फ असॉल्ट से मेरा मारने वाला असॉल्ट नहीं है, वो चाइल्ड हरेसमेंट कह रहा हूँ मैं। क्योंकि वो बस एक छोटा बच्चा था, आखिर वो खुद को बचाने के लिए कर ही क्या सकता था। उसने पूरी कोशिश करी, उसके छोटे हाथ पैर उसने पूरी तरह चलाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका उस राक्षस के आगे, उस हैवान के आगे। क्योंकि वैसे भी जिन लोगों के साथ ये रह रहा था, जो कि सारे मर्सिनरीज थे, वो इसे पहले से ही कर्स चाइल्ड कहते थे। क्योंकि जब ये पैदा हुआ था, तो इसके आसपास के सारे लोग मरे हुए थे वहाँ। सब कुछ ही मरा हुआ था। वो पूरा विलेज जो था, जितने लोग थे सब मरे हुए थे। इवन इसकी माँ भी मरी हुई थी, और इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई थी उससे। तो काफी बुरी हालत में इन्हें मिला था। लेकिन उसके बाद जो इसके साथ होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ये अपने बाप की टेंशन पाने के लिए लोगों को मारता वारता भी है, वॉर में हिस्सा लेता है, ताकि वो उसको थोड़ी बहुत तारीफ मिले, जो भी है। लेकिन वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। थोड़ा बहुत अप्रेजमेंट देता है, लेकिन उसके साथ जो करता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। इवन दो स्ट्रॉन्ग तो ये बंदा बचपन से ही था। तो जैसे ही उस हैवान से इसके साथ जो करा था, ये अगले ही दिन उस बंदे को मार देता है जान से। उसे एक तरह से वॉर में जब ये जाते हैं, तो वो उसे चकमा देके कहीं और भेज देता है, और वहां जाके उसे अकेले में क्रॉसबो से उड़ा देता है, उड़ा के देता है, जान से मार देता है। और अपने बाप को जब कन्फ्रंट करता है इसे काफी टाइम बाद, जब पता लगता है कि इसके बाप ने इसे 3 कॉइन्स के लिए बेचा था, जो कि इसका सौतेला बाप था उसने, तो उसे भी एक तरह से मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद ही आ जाता है इससे लड़ने, तो ये बचाव में उसको मार देता है। सीन ऐसा हो जाता है कि लगता है इसने मार दिया, लेकिन असल में वो खुद ही आया था मरने एक तरह से। तो होता क्या है, जो कबीले वाले थे वो लोग तो इससे परेशान हो जाते हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि ये कर्स चाइल्ड है, तो उसके पीछे लग जाते हैं कि इसको मारना है, हमें खत्म करना है, ये कर्स चाइल्ड है। तो ये वहां से भाग जाता है। बचपन से ही जिंदगी इसने भागते हुए गुजारी थी। बाद में जाता है ये दूसरे मर्सिनरीज के ग्रुप में, वो थोड़ा सा अलग था, जिनका लीडर था ग्रिफिथ, जो कि एक लड़की जैसा दिखने वाला कैरेक्टर था। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा था कहीं इन दोनों में चक्कर स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ग्रिफिथ इससे बात कर रहा था ना, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और इवन एक फ्रेम में तो वो उसे कह भी देता है कि तुम होमो हो, तुम मुझे क्यों चाहते हो अपने ग्रुप में जोड़ना। तो ग्रिफिथ के ग्रुप से मिलने से पहले जब ये अपनी जान बचा के भागता है, तो ऐसी जगह चले जाता है जहाँ कुछ भेड़िए थे, तो ये उनसे लड़ रहा होता है और उन सारे भेड़ियों को मार देता है। एक ही तलवार होती है, और तुम समझ रहे हो ये छोटा बच्चा ही होता है उस टाइम, ज्यादा बड़ा होता नहीं है, लेकिन उन सारे भेड़ियों को मार देता है। काफी जख्मी हालत में पड़ा होता है, तो कुछ अच्छे लोग आते हैं, इसे उठा लेते हैं, तो इसको थोड़ा पट्टी वट्टी कराते हैं, इसको छोड़ देते हैं बाद में। ऐसा ही ये अलग अलग मर्सिनरीज के पास जाता है, जहाँ ये पैसों के लिए दूसरों की वॉर में शामिल होता है, और जनरल्स को मारता है, जो भी उनके हाई पोस्ट वाले ऑफिसर्स
होते हैं। तो ऐसे एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा आता है और ये जाके वहां उसे चैलेंज कर देता है कि मैं इसे मार दूंगा, कितने पैसे मिलेंगे। तो मतलब इसे कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं, 3 की 4 शायद, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन सोने के सिक्के मिलते हैं। तो ये मतलब उनके मेन बॉस को मारने के लिए रेडी हो जाता है। ऑल्दो बाकी सब डर रहे थे क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग बंदा था वो, लेकिन इसके पास होती है इसके शरीर से भी बड़ी तलवार और ये जाके उसे मार देता है। मतलब और कुछ हो ना हो, लेकिन इस कैरेक्टर का जो नाम है ना गट्स, वो इसके अंदर भर भर के है। तो ये मतलब डरता किसी से नहीं है, भिड़ जाता है बस दुश्मन से। तो होता क्या है, उसके बाद जब ये अपना सोने लेके जा रहा था तब ये मिलता है बैंड ऑफ हॉक्स से, जिसके मतलब चेले चपाटे थे। तो वो आए तो थे इससे पंगा लेके इसका सोना छीन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने उस बड़े फेमस लीडर को मारा है जो कि मतलब ग्रिफिथ का दुश्मन था। मतलब ग्रिफिथ चाहता था कि वो उसे मारे, लेकिन इसने मार दिया। तो होता क्या है, इसका थोड़ा नाम हो जाता है। तो ये लोग उससे लड़ते हैं, जीत तो पाते नहीं है। तो बाद में उनका लीडर ग्रिफिथ आता है जो कि इसे हरा देता है। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो वो फिजिकली तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था और चालू भी, उसके मूवमेंट्स इतने फास्ट थे कि वो इसे हरा देता है। तो बदले में ये उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लेता है, जहाँ इसे एक लड़की मिलती है काश का भी, जो कि आगे चल के इसकी गर्लफ्रेंड बनती है। तो ग्रिफिथ के कैरेक्टर पे मुझे शक तो पहले से ही था। ये बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि मतलब ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन पूरी तरह लड़की जैसा दिखता था। और कुछ टाइम तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसका और गट्स का चक्कर चालू ना हो जाए और पता चले कि ये बंदा लड़की ही था, लड़का नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बंदा स्ट्रॉन्ग भी था काफी ज्यादा, इसने काफी ज्यादा नाम भी बना लिया था कि मतलब काफी कम उम्र में ये एक बड़े ग्रुप का लीडर था, बैंड ऑफ हॉक्स, जो कि मतलब मर्सिनरीज का ही ग्रुप था लेकिन दूसरों से थोड़ा सा अलग था। सो गट्स करीब 3 साल तक उनके साथ रहता है, काफी ग्लोरी हासिल करता है, वॉर में काफी नाम बना लेता है, अपना बड़े बड़े लीडर्स को हराता है, काफी फेमस हो जाता है एज अ नेम ऑफ रेडर ऑफ हॉक्स, जो कि मतलब हॉक्स के ग्रुप का रेडर बन जाता है। वो मतलब काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ऑल्दो ग्रिफिथ का भी काफी ज्यादा नाम हो जाता है, इवन वो एक किंगडम में मतलब काफी ज्यादा हाई पोस्ट पे पहुंचने वाला था। एक नाइट की जो पोजीशन होती है, मतलब एक मर्सिनरी के लिए वो काफी ज्यादा ऊंचा पद हो जाता है। तो मतलब किसी भी किंगडम में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, एक तरह से ड्रैगन लेवल की, या कह सकते हो तुम मतलब जो भी हाईएस्ट पोजीशन होती है वो उसे मिलने वाली थी, क्योंकि मतलब उसने एक भी वॉर नहीं हारी थी और उसकी टीम काफी स्ट्रॉन्गेस्ट थी। उन्होंने कई राजाओं से पैसे लेके उनकी मदद भी करी। लेकिन फिर हमें कुछ टाइम बाद पता लगती है ग्रिफिथ की बैक स्टोरी, जो कि मतलब काफी ज्यादा ही बुरी है। मतलब ये अपना जो भी उसका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है ये। मतलब ये बंदा, क्योंकि इसे अपनी बैंड ऑफ हॉक्स जो है उसे और बढ़ाना था, उनका खाना पीना भी करना होता है इसे, तो उसके लिए एक पीडोफाइल राजा जिसे छोटे लड़कों का शौक था उसके साथ सो जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है ये काफी लड़कियां दिखता है, काफी सुंदर भी है, तो मतलब ये उसके साथ सो जाता है, मतलब खुद को बेच देता है एक रात के लिए। तो मतलब काफी ज्यादा मतलब किस हद तक जा सकता है, एक हद होती है ना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो ये उसके एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है ये बंदा। मतलब काफी ज्यादा मतलब डार्क चीज स्टोरी में थी इसकी। ऑल्दो ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी कि इसका मतलब जो भी ग्रुप है वो भूखा मर रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन मतलब और पैसों के लालच में जो कि इसके ग्रुप को और बड़ा बनाने में मदद करेगा, उसके लिए मतलब किस हद तक जा सकता है ये दिखाने की कोशिश करी है राइटर ने यहाँ। वहीं हमारे कास का थी, मतलब उसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बुरी ही थी। ऑल्दो उसके साथ भी बचपन में कुछ उल्टा होने वाला था। ऑल्दो उसे उसी टाइम ग्रिफिथ आके बचा लेता है, जिससे वो ग्रिफिथ से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है और बचपन से ही उसे एक तरह से मतलब अपना लवर कह सकते हो, या फिर जो भी है उसे अपना गॉड, एक तरह से अपना देवता मानती है, जिस वजह से वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है, वो जैसा कहे वो वैसा करना चाहती है। मतलब वो बिल्कुल ही अटैच्ड है पूरी तरह से ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ कहेगा मर जाओ तो वो ग्रिफिथ के लिए मर भी सकती है, मतलब इतना ज्यादा अटैच्ड है। सो यहाँ तक जो मतलब हमें जो बैक स्टोरी वाला पार्ट दिखाया गया, तो यहाँ पे भी कोई भी जादू वाला एलिमेंट यूज नहीं करा गया, कोई भी फैंटेसी एलिमेंट, सिर्फ रियलिज्म पे फोकस किया गया था। ऑल्दो ग्रिफिथ का जो लॉकेट था उसको दिखाया गया, जिसमें मतलब काफी ज्यादा फैंटेसी वाला एलिमेंट यूज करा गया। फिर उसके अलावा जब बाद में एक जो अजीब सा मॉन्स्टर आता जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कहते हैं कि ये 100 साल से कभी नहीं हारा, मतलब काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीस्ट में। तो मतलब वहां से शुरू होता है इनका फैंटेसी एलिमेंट। उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल लेवल पे चल रही थी, ह्यूमन लेवल पे कोई भी मैजिक नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा ओवर पावर वाली चीजें नहीं दिखाई गई थी। जहाँ उन्हें पता चलता है ग्रिफिथ का जो लॉकेट है, मतलब वो एक तरह से गॉड हैंड बनने वाले लॉकेट है, जो कि मतलब उसे लक प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा, जिस वजह से हमें दिखाया भी जाता है कि जैसे ग्रिफिथ का लॉकेट खुलता है उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। मतलब उस पर काफी बुरा इल्जाम लग जाता है। इल्जाम क्या लग जाता है, क्योंकि गट्स ग्रुप छोड़ देता है, इस वजह से वो सदमे में आके चले जाता है राजा की बेटी के पास और उसके साथ सो जाता है। तो होता क्या है कि उसके ऊपर देशद्रोह का एक तरह से आरोप लग जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। तो बैंड ऑफ हॉक्स की भी काफी बुरी बैंड बज जाती है। तो ये सब हमें इस वे में दिखाया गया है कि उसका लॉकेट खो गया इसलिए ये सब हुआ। तो उसका लॉकेट जो है वो उसका लकी चार्म कह सकते हो। हालांकि वो इविलनेस को ही प्रमोट करता है, एक तरह से तुम्हारे वो इविल बना के वो तुम्हें लक प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें भी एक और बड़ा प्लॉट ट्विस्ट खुलता है। मतलब राइटर कितना डिस्गस्टिंग चीजें लिख सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमें पता चलता है राजा ने ग्रिफिथ को इसलिए बंदी नहीं बनाया कि वो उसकी बेटी के साथ सो गया। राजा ने इसलिए बनाया क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो उसकी बीवी की तरह दिखती थी और वो खुद चाहता था कि वो उसके साथ कुछ ऐसा करे। मतलब कितना डिस्गस्टिंग हो सकती थी ये चीज, उतनी डिस्गस्टिंग चली जाती है। मतलब
मैंने तो सोचा था कि ये इस कहानी का डार्केस्ट पॉइंट होगा, लेकिन इसके आगे जब स्टोरी चलती है, जब वो ग्रिफिथ को दोबारा रेस्क्यू करते हैं, गट्स और कास्का दोबारा मिलते हैं, तो प्लान बनाते हैं ग्रिफिथ को रेस्क्यू करने का। उसके बाद जो चीजें होती है मतलब वो तो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगी। एलिप्स होता है, एक्लिप्स होता है, जो भी होता है, तो वहाँ ग्रिफिथ जो चॉइस लेता है कि मतलब इतने लोगों को मार देता है एक झटके में, क्यों? क्योंकि उसे वापस ठीक होना है और गॉड हैंड बनना है। जो कि उसे ऑप्शन मिलता है कि या तो तुम ऐसी सड़ीली बॉडी में रहो और मर जाओ, या फिर तुम्हें चॉइस मिलेगी गॉड हैंड बन जाओ। तो वो मतलब आई सेक्रीफाइस ऑल कर देता है और सारे लोगों को मार दिया जाता है, जहाँ सबके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये सब मतलब एक तरह से सेक्रीफाइस के लिए रेडी हैं, जिसे ग्रिफिथ के कहने पे उन्हें सेक्रीफाइस बनाया गया। मतलब तुम समझ सकते हो, एक बंदा जो कि ग्रुप का लीडर है, उसका ग्रुप उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करता है। ऑल्दो ग्रिफिथ जब 1 साल तक जेल में रहा, तो जो भी खाली पैसों के लिए या किसी वजह से आए थे इनके ग्रुप में फायदे के लिए, तो वो छोड़ के चले गए थे। जो मतलब ट्रू मेंबर्स थे सिर्फ वही रह गए थे, लेकिन ग्रिफिथ मतलब उन सबका सेक्रीफाइस दे देता है। मतलब इतना सेल्फिश हो सकता है वो बंदा अपने ड्रीम के लिए, तो वो सबका सेक्रीफाइस दे देता है। सबकी बॉडी पर ठप्पा लग जाता है, एक तरह से काइंड ऑफ मार्क जो भी है तुम कह सकते हो, जो कि एक तरह से सील ही है कि मतलब अब ये सेक्रीफाइस है, इनको कहीं भी जाएंगे तो इनके ऊपर कर्सिस पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि वो कर्सिस ही बदले में ग्रिफिथ को लक देती है या पावर देती है, जो भी है। तो ग्रिफिथ को एक तरह से रीबॉर्न मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा टॉर्चर हुई थी 1 साल में, काफी ज्यादा बुरी हालत थी उसकी बॉडी की, जिसको मतलब दोबारा हील कर देते हैं। सो ग्रिफिथ के ग्रुप वाले सारे मारे जाते हैं, जहाँ तुम्हें पता ही है अपना गट्स तो गट्स ही है। मतलब किसी भी मॉन्स्टर से लड़ जाता है, किसी भी हद तक चले जाता है, क्या ही बोलूं। मतलब इससे पहले जब हमें दिखाया था कि ये लोग ग्रिफिथ को जब उस राजा के महल से रेस्क्यू करके लाते हैं, तो मतलब एक ऐसे बंदे को भेजता है जो कि उनके यहाँ कैदियों की तरह कैद था, जो कि मतलब काफी ज्यादा हरामी है, जिसे मतलब उसका बंदर जैसा मुंह है, सिर्फ उसे सेक्स करना पसंद है। और मतलब वो एक तरह से वही जो हमें दिखाया था ना पहले, वैसे ही बीस्ट वाला बंदा है जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और वो भी शायद एक प्रीवियस गॉड हैंड है कि क्या है, जो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो आता है तो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा अपनी जॉ से उसकी तलवार को रोक देता है गट्स की, तो वो सबको ऐसे ही मारता हुआ चलता है। मतलब काफी ज्यादा ही मतलब कितना क्या ही बोलूं मैं। वो जाते हैं मतलब लोगों को मारते हैं, उनकी बॉडीज को ऐसे भाले में लगा के इधर उधर ले जा रहे होते हैं। मतलब बिल्कुल ही साइको दिखाया गया उनके ग्रुप को, मतलब काफी ज्यादा ही बुरा। तो होता क्या है कि उसकी लड़ाई होती है गट्स से, काफी मतलब गट्स जब उससे जीत रहा होता है तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है बड़े से राक्षस में। जब वो मार रहा होता है तो वो कास्का को पकड़ लेता है, कास्का के कपड़े बड़े फाड़ देता है। तो मतलब काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। वो अब वियर्ड सा क्रीचर बन जाता है। वो अपना पेनिस निकाल के कास्का को मतलब एक तरह से तुम समझ सकते हो उसको अब्यूज करने वाला था फिजिकली। तो गट्स की इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से अचानक से ही उसका जो पेनिस होता है उसे काट देता है। मतलब काफी ज्यादा ही बर्जर्क चले जाता है गट्स मतलब एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, क्योंकि दिखाया जाता है इससे पहले हमें, क्योंकि कहानी में इससे पहले हमें दिखाया गया था जब ग्रिफिथ और जो गट्स का ग्रुप है जब एक बारी पहले कहीं रेड कर रहा होता है, तो मतलब गट्स और कास्का जो है वो अकेले फंस जाते हैं, जहां इनको मतलब काफी सारे बंदे मिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये खाई से गिर जाते हैं। कास्का के उस टाइम पीरियड से तो अच्छी तरह से लड़ नहीं पा रही थी, तो मतलब वो काफी ज्यादा दिक्कत में थी उस टाइम। तो गट्स को जब पता होता है तो वो मतलब उसको बचाने के लिए 100 लोगों को मतलब अकेला मार देता है। 100 लोग मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और ये तब होता है जब वो तुम्हें बताया ना मैंने, वो जो चूतिया राजा था जो बच्चों के साथ हरकतें कर रहा था, जिसके साथ ग्रिफिथ सो जाता है, उस चूतिया राजा के जो बंदे थे उनको मारने के लिए गट्स मतलब लड़ते लड़ते 100 बंदे मार देता है। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गट्स। इवन तो उसकी टीम वालों को लग रहा था कि वो शायद बचे भी ना हो, लेकिन ग्रिफिथ भेजता है सर्च टीम को वहां पे। जब वो लोग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गट्स 100 लोगों को मार के बैठा हुआ है वहां, क्योंकि उसने कास्का को पहले ही भेज दिया था कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दिया है गट्स को यहाँ। तो सो गट्स उस राक्षस को मारता है, उसका पेनिस काट देता है, उसका हाथ पैर काट देता है। मतलब गट्स उसे बिल्कुल ही अधमरा कर देता है, काफी ज्यादा बुरी हालत में। ऑल्दो इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह मारता, मतलब एक तरह से वो बेहोश हो जाता है, ब्लैकआउट होता है, जो भी हो जाता है, लेकिन गट्स की भी काफी ज्यादा बैंड बच चुकी थी। तो वो जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है, वो वापिस आ जाता है ग्रिफिथ को मारने के लिए। लेकिन बाद में उसी की तरह दूसरा बीस्ट जो था, जो पहले हमें दिखाया गया था ना, बुल वाला बीस्ट था, वो वहां आ जाता है और उसको रोक देता है। कहता है कि यही अगला गॉड हैंड है, तुम इसको नहीं मार सकते। तो कहता है इसके पास लॉकेट वॉकेट तो कुछ है नहीं। तो कहता है कि इसके पास है, क्योंकि अगर ये सही में आ जाए तो इसके पास घूम के दोबारा आ जाएगा वो लॉकेट, तो तुम इसे मत मारो, और अगर ज्यादा छेड़पंगे करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, वो दूसरे वाले को मार देता है और वहां से चली जाता है। सो उसके बाद गट्स और ग्रिफिथ का इलाज करते हैं लोग। तो अगले दिन क्या होता है, ग्रिफिथ तो तुम्हें पता ही है उसकी काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, उसके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, उसका मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। वो अपने मुंह से ही घोड़ा गाड़ी को मौका देख के चला देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गट्स और जो कास्का है वो मतलब एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि कास्का को पता चल गया था कि ग्रिफिथ को क्यों वहां पर फंसाया गया था, क्योंकि ग्रिफिथ को पता ही था कि ग्रिफिथ को अपने सपने पूरे करने हैं। तो उसने राजा की बेटी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया था, और कास्का को समझ आ गया था कि ग्रिफिथ उसका कभी नहीं हो सकता। तो वो गट्स के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी। तो ग्रिफिथ वहां से अपने घोड़े गाड़ी को
लेके मुंह से ही चला के ले जाता है, जहाँ वो एक नदी में गिरता है, जहाँ उसे उसका लॉकेट वापस मिल जाता है। तो मतलब ये था टर्निंग पॉइंट, जहाँ गट्स भागते भागते जब वहां तक पहुंचता है तो वो देखता है तो वो उस लॉकेट को देख के हैरान रह जाता है। सो गट्स और कास्का के रिलेशन की बात करूँ तो मतलब इससे पहले मैंने मूवीज में तो सीन देखे हैं, तो इतनी बातें होती नहीं है यार। मतलब मैंने मांगा में देखा उनका जो फिजिकल रिलेशन वाला सीन था, जो भी तुम कह लो उनका सेक्सुअल सीन था, तो मतलब वो पूरी तरह न्यूड पड़े, इतनी लंबी टॉक्स चल रही है, मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, इतनी देर तक कौन बातें करता है न्यूड रह के। मतलब वो यूजुअली जो फिजिकल रिलेशन होता है उसको बनाने से ज्यादा वो बातें बना रहे थे। ऑल्दो वो काफी ज्यादा डीप टॉक थी, काफी ज्यादा काम की चीजें ही बात कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन मतलब उसके लिए कैरेक्टर को न्यूड बनाना जरूरी तो नहीं था, कि वैसे भी बात कर सकते थे। और उनका जो रिलेशन था वो थोड़ा बहुत मतलब इन द मोमेंट ही था, कि मतलब कास्का बहुत ज्यादा दुखी थी तो गट्स ने उसका दुख में साथ दे दिया। एक तरह से मतलब लव रिलेशन की जगह वो थोड़ा तुम कह सकते हो सहारा देने वाली बात आ जाती है। और तो गट्स के पास कास्का से बेटर चॉइस थी भी नहीं, क्योंकि कोई नॉर्मल लड़की उसे इस तरह एक्सेप्ट कर भी नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें पता ही है गट्स मतलब किस लेवल पे पागल हो जाता है जब खून खराबा करने पे आता है। इससे पहले हमने देखा ही है 100 लोगों को उन्हें मार दिया था। तो होता क्या है, जब वो अपना उसको लॉकेट वापस मिल जाता है तभी वहाँ एक्लिप्स हो जाता है, तो मतलब जितने भी गॉड हैंड थे वो आ जाते हैं, सारे क्रीचर्स इकट्ठा होने लगते हैं काफी सारे। तो उसको तब ग्रिफिथ को चॉइस दी जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से उसके सारे टीममेट्स को मार दिया जाता है। और उससे पहले हमें एक सीन दिखाया गया था कि रिकट जो था, मतलब इनकी बैंड ऑफ हॉक्स में एक बच्चा था रिकट, उसको छोड़ दिया गया था उसके बाकी क्रूमेट्स के साथ, ताकि जब ये लोग ग्रिफिथ को आजाद करके ले आएंगे तो मतलब जो भी रिटेलिएशन होगा उसका संभालने के लिए उसके बाकी के बंदे जो होंगे वो साथ देंगे। तो रिकट गया होता रात को पानी लेने, लेकिन जब वो वापस आता तो उसका सारा क्रू मर चुका होता है, जो कि उन्हें वैसे ही वो उन्हीं ने खाया था, जो मॉन्स्टर्स थे उन्हीं ने मारा था। तो मतलब काफी बुरा होता है। तो वहां उसे एक हड्डी के ढांचे वाला जो मॉन्स्टर होता है, तुम कह सकते हो घोस्ट राइडर टाइप का, वो आके उसे बचा लेता है और उसे वापस भेज देता है। आई नो कि रिव्यू में थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी के इश्यूज होंगे, कि मतलब कुछ भी चीजें आगे पीछे बोल दी है मैंने, पर मैं क्या करूं, 13 वॉल्यूम्स का डाटा एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल होता है, तो कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिव्यू जरूरी है तो वो करते हैं। सो एट लास्ट जब ग्रिफिथ अपने मतलब सेक्रीफाइस कर देता है सारे क्रूमेट्स को, तो तुम्हें तो पता ही है गट्स बीइंग गट्स, वो बर्जर्क मोड में चले जाता है, सबको मारता जाता है, इवन उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन तब भी वो पूरी तरह से मारता जाता है। बाकी सारे लोग मर जाते हैं, इवन कास्को को भी मतलब मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, उसके दोस्त लोग बचाने की कोशिश करते हैं, पिपिन वगैरह जो भी थे मतलब कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। इवन कास्को को मतलब पूरी तरह से नीकेट कर देते हैं वो लोग। जब ग्रिफिथ रिपेयर होकर रिबॉर्न होकर आता है एक तरह से, तो वो जाके कास्का को मतलब क्या ही बोलूं, उसको फिजिकली असॉल्ट करता है गट्स की आंखों के सामने, जो कि मतलब काफी, ये मतलब तुम समझ रहे हो, ये उस बुढ़े वाले आदमी से भी ज्यादा डिस्कस्टिंग चीज हो गई थी, कि मतलब मेरे को तो लगा था ये उन्हें दोस्त की तरह ही मानता है, सिर्फ अपना ड्रीम उसके लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन मतलब इस लेवल तक गिर जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। सो मतलब ग्रिफिथ जो था वो कास्का की बॉडी को पूरी तरह वायलेट करता है, गट्स बस देखता रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ पैरों को मॉन्स्टर्स ने पकड़ रखा था। इवन उसका एक हाथ तो एक मॉन्स्टर के मुंह में था, जो कि कट नहीं वाला था। तो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो गट्स अपना हाथ खुद ही काट देता है। मतलब काफी ज्यादा बुरा सीन हो गया था। तो वहां पे बाकी के गॉड हैंड्स भी थे, जो कि देख रहे होते हैं जब वो उसकी मतलब कास्का की बॉडी को वायलेट कर रहा होता है, उसको फिजिकली अब्यूज कर रहा होता है, उसका रेप कर रहा होता है। मतलब ग्रिफिथ किस हद तक गिर सकता था, ये मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया था। मतलब इतना बुरा लग नहीं रहा था उसका कैरेक्टर स्टार्टिंग से, लेकिन मतलब बहुत गंदे ही हद तक चला गया था वो, कि मतलब इससे बुरा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, और ना इससे पहले कभी कुछ बुरा मैंने देखा है। मतलब फिजिकल हैरेसमेंट मूवी में देखा होगा मैंने इससे पहले भी, लेकिन ये जो था मतलब ये एकदम राइटर बिल्कुल डिटेल में जा रहा है, एक एक चीज ड्रॉ कर रहा है, एक एक पैनल में पूरी तरह डेप्थ में जा रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग चीज हो जाती है। और गट्स बस वहां देखे जा रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, पूरी कोशिश कर रहा है वो छुड़ाने की खुद को, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है वो। और ग्रिफिथ मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बहुत बुरा आदमी था यार ये। मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे कुछ ना कुछ शक तो था इस पे, लेकिन मतलब इतना हरामी निकलेगा ये नहीं सोचा था। लेकिन मतलब तुम्हें पता ही है बर्ज़र्क का जो राइटर है मतलब काफी अलग लेवल पे चीजें लिखता है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतना डिस्गस्टिंग चीजें लिख दे रहा है वो, कि क्या ही बोलूं। मतलब डिस्गस्टिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि बुरा है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि तुम मतलब इसे डिस्गस्टिंग की श्रेणी में डाल दो। मेरे को ग्रिफिथ पे शक इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत ज्यादा पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मतलब इजी स्टोरी है इसलिए प्रेडिक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। राइटर ने पहले ही 2 वॉल्यूम में हमें दिखा दिया था, जब पहले ही एग वाला इंसिडेंट होता है और दोबारा मतलब सारे गॉड हैंड्स आते हैं, तो उनमें एक गॉड हैंड जो था वो ग्रिफिथ ही था, जब गट्स उसे पहचान भी जाता है वहां। तो मतलब इस वजह से तुम प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आगे चल के ग्रिफिथ हरामी बनेगा, लेकिन इतना हरामी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। सो इसके बाद जब मतलब गट्स काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, जख्मी होता है, वो शायद अपनी कॉन्शियसनेस खो जाता है और कास्का भी बेहोश हो जाती है। तो वहां पे आ जाता है वो घोस्ट राइडर वाला बंदा, नहीं तुम्हें बताया मैंने, जो पूरी स्कल की तरह था, जिसने रिकट की मदद करी थी, वो आ जाता है। वो बाकी के गॉड हैंड से लड़ता वड़ता भी है, उनके धमकाता वमकाता भी है, और वो गट्स और कास्का की बॉडी को लेके चले जाता है। और उन दोनों पे मार्क लग गया है कि अब वो
वो लोग सेक्रीफाइस हैं, तो उनको सेक्रीफाइस कभी ना कभी तो दिया जाएगा ही। तो वो बाकी आके उन्हें बाकी की चीजें समझाता है और एक ऐसी केव में ले आता है जहाँ एल्फ रहते थे। एल्फ मतलब वही बोने जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में हमें एक छोटी परी दिखाई है, वो मतलब वहां ले जाता है ताकि वो लोग वहां थोड़ा सेफ रहे। तो गट्स जब होश में आता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, उसका एक हाथ भी नहीं होता है और कास्का को कुछ भी याद नहीं है, मतलब उसकी एक तरह से याददाश्त चली गई है। कास्का गट्स को भी नहीं पहचान रही है, तो वो गट्स से डर के ढूर भाग रही है। सो गट्स जब बाहर निकलता है तो जब अंधेरा होता है तो उसके ऊपर वापस वापस वैसे ही मॉन्स्टर्स मंडराने लगते हैं, घूरने लगते हैं, क्योंकि गट्स के लिए तब नया नया एक्सपीरियंस था। तब आके वो गोस्ट राइडर वाला बंदा आके उसे चीजें समझाता है कि ऐसा ऐसा सीन है, और वो उसे कहता है कि अभी तुम्हारी तरफ नहीं, ये जो मॉन्स्टर है किसी और की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब गट्स को समझ आता है कि वो कास्का की तरफ जा रहे हैं, कि कास्का गुफा से बाहर निकल गई। तो वो उसकी मदद लेके वापस कास्का के पास जाते हैं। तब वहां देखता है वो कि कास्का का मतलब जो बॉडी से एक बच्चा निकलता है, जो कि मतलब पूरी तरह फिजिकली डेवलप नहीं होता। वो शायद पता नहीं, अब ये नहीं पता कि वो गट्स का बच्चा था कि ग्रिफिथ का बच्चा है, क्योंकि मतलब वो पूरी तरह डेवलप नहीं था, उसकी मॉन्स्टर जैसी बॉडी थी और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ऑल्दो वो अपने आप ही फेड हो जाता है, वो मतलब एक तरह से राक्षसी बन जाता है, जैसी रोशनी आती है वो फेड हो जाता है। उसके अलावा एक दो स्पेशल रेफरेंस देता हूं जो मैंने बीच में मिस आउट कर दिए थे। एक मतलब एक स्वॉर्ड मास्टर आता है जिसके पास मतलब काफी सारी अलग अलग स्वॉर्ड्स होती है, जो कि मतलब इंडियन स्वॉर्ड्स होती है। वो एक तो वाली स्वॉर्ड जो ग्लव जैसी होती है, जिसे हाथ में पहना जाता है, तो उसमें से 3 स्वॉर्ड्स निकलती है ग्लव जैसी। तो वो उसे इंडियन राजा पहन के शेरों से लड़ते थे पहले। एक वो, फिर वो रिंग्स जो होते हैं, या फिर तुम वो कह सकते हो जो वो रोप जैसी होती है, बड़ी बड़ी तलवारें जो कि मतलब रस्सी जैसी होती है, जिन्हें चलाते हैं और वो मतलब गोल गोल घुमा रहा होता है, जो कि काफी फास्ट मूव करता है वो फास्ट। गट्स जिसे बार बार जोकर कह रहा होता है उस बंदे को, मतलब लेकिन वो स्वॉर्ड सारी इंडियन स्वॉर्ड्स थी। तो उसने इंडियन रेफरेंस तो काफी अच्छा दिया है, ऑल्दो लेकिन उसका कैरेक्टर का फेस नहीं दिखाया गया, तो हम कह नहीं सकते कि वो इंडियन था या कोई और था। लेकिन मतलब काफी तगड़ी स्वॉर्ड थी उसकी और उसके मूव्स भी काफी तगड़े थे। ऑल्दो एज एन इंडियन उस बंदे को जोकर कहा गया और उसकी जो स्वॉर्ड थी उसका भी एक तरह से मजाक ही उड़ाया गया, तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन स्टोरी वाइज बजर्क मतलब एकदम बजर्क ही है। गट्स मतलब जब पागल हो जाता है, जब अपनी पे आता है ना, तो मतलब कुछ भी कर जाता है वो, मतलब बिल्कुल खून में लथपथ, एक तरह से बिल्कुल ही पागल हो जाता है। सो अभी तक मैंने 13 वॉल्यूम्स पढ़ी है और मतलब बर्जर्क जो है, मतलब गट्स का कैरेक्टर टाइटल को तो पूरी तरह जस्टिफाई कर देता है। एकदम खून खराब हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है वो, मतलब बर्जर्क मोड में चले जाता है। सो ये वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसे ज्यादा लंबा ना करते हुए यही पेंट करते हैं। कुछ चीजें रह गई होंगी तो उसे अगले पार्ट में कवर कर लूंगा मैं। तो अगले पार्ट में 14 वॉल्यूम से लेके शायद 25 तक कवर करूं या 20 तक कवर करूं, जो भी है मैं कर लूंगा कवर। सो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने नर्ड दोस्तों से वीडियो शेयर कर देना जिन्हें एनीमे या मांगा रीड करना पसंद है। और बर्जर्क का मांगा तुम्हें कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। मेरा रिव्यू कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।